नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा का निधन हो गया। आज सुबह सवेरे खबर आई और उसके बाद पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं शोक की लहर छा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां दरअसल एक बेहद गरीब परिवार से, एक बेहद गरीब और अभावों के बीच उनका पूरा जीवन गुजरा, लेकिन इन अभावों के बीच भी उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए, अपने बेटे में वो सब कुछ अपने बेटे को सिखाया जिसके कारण नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन जब प्रधानमंत्री की मां की मृत्यु हुई तो देश और दुनिया से लगातार हम देख रहे थे, लगातार देश और दुनिया से शोक संदेश आ रहे थे। विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने शोक जताया, प्रधानमंत्री के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने की बात कही। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने आज भी प्रधानमंत्री पर हमला करना जारी रखा। आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया। कहा कि ये कैसे बेटा है कि उनकी मां का देहांत हो गया और आज भी वो सरकारी कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। और उन्होंने तुलना अखिलेश यादव से कर दी कि देखिए अखिलेश यादव कितने महान पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है किस तरह से सारे रिचुअल्स किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदू हैं। यह मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन मैंने आज दो टूक में इसका जिक्र इसलिए किया कि आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से जो नफरत है, देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो गुस्सा है विपक्ष के लोगों में, विपक्ष के नेताओं ने, वो इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि वो ये भी नहीं देखते कि आज प्रधानमंत्री शोक संतप्त हैं, उनका परिवार शोक संतप्त है। कम से कम आज तो अपना नफरत का एजेंडा ना चलाएं। लेकिन आज भी कुछ नेता बाज नहीं आए। अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस की तरफ से जो भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी ने अच्छा ट्वीट किया। और यह संस्कारों में होता है, यह राजनीतिक पार्टियों में संस्कार होने चाहिए। आप भले ही सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन दुख की घड़ी में सब एक साथ खड़े रहने जरूरी है। पर इसके बाद मैं आपको कल की एक घटना की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, यह ठीक है कि आज कांग्रेस ने या फिर बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी, ममता बनर्जी ने भी, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ इस शोक की घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन मैं आपको कल एक घटना की तरफ ले जा रहा हूं। कल कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। और वो ट्वीट भारत की दवाओं को लेकर, मेड इन इंडिया दवाओं को लेकर किया था। और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, मेड इन इंडिया दवाओं पर शेखी बघारना बंद कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। दरअसल जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया था उसके पीछे एक संदर्भ है, पहले मैं आपको वो भी बता दूं। तो जो संदर्भ है वो ये है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान में करीब 1.5 दर्जन बच्चों की मृत्यु हो गई। और यह कहा जा रहा है, उज्बेकिस्तान की तरफ से भी यह कहा गया, जो शुरुआत में बात आई, कि दरअसल ये जो मृत्यु हुई है बच्चों की, इसके पीछे एक भारतीय दवा कंपनी की जो सिरप है वो इसका कारण है। इससे पहले गांबिया में भी, अफ्रीकी देश गांबिया में भी एक ऐसी घटना हुई थी। तो जयराम रमेश ने उज्बेकिस्तान और गांबिया की घटना को लेकर के सीधे सीधे भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, मेड इन इंडिया जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, उनके ऊपर सीधा सीधा निशाना साध दिया। कहा कि भारतीय दवा कंपनी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की जरूरत है और मेड इन इंडिया की शेखी मत भगाइए। क्योंकि मत भूलिए, भारत जो है, ये कहा जाता है कि इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री, जो भारत की फार्मा इंडस्ट्री है, वो दुनिया की बेहतरीन फार्मा इंडस्ट्रियों में से एक है। दुनिया की टॉप जो 3 की फार्मा इंडस्ट्री हैं
उनमें से भारत की फार्मा इंडस्ट्री मानी जाती है। और यह कोरोना के दौर में भी हमने दिखाया। कोरोना के समय भी भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया को बांटी, लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा भारत की जो कोरोना वैक्सीन थी उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। तो सवाल यह है, क्या दवा बहाना है, मोदी निशाना है? दवा बहाना है, मोदी निशाना है? क्या नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए, मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए हम मेड इन इंडिया दवाओं को या मेड इन इंडिया जितनी चीजें हैं उनको भी निशाना बनाना जारी रखेंगे? 2 टूक में आज मैं यही सवाल उठाऊंगा, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आइए ये रिपोर्ट देख लीजिए। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर एक भारतीय कंपनी की दवा पीने से करीब 1.5 दर्जन बच्चों की मौत के मामले को लेकर जांच जारी है। जिस दवा को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्शन फिलहाल बंद कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है अभी सारी दवाइयों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कंपनी उज्बेकिस्तान में 10 साल से काम कर रही है। इससे पहले कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। अभी जो मामले आए हैं वो एक ही अस्पताल से जुड़े हैं, जिससे कई तरह के संदेह पैदा हो गए हैं। मामले की जांच जारी है और पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस थोड़ा जल्दी में है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने मेड इन इंडिया कफ सिरप को जानलेवा बता दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए लिखा कि मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी बघारना बंद करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी आरोप हैं और आरोपों के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत में अंधी कांग्रेस भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर ही हमला कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने एक बयान दिया है जो बड़ी कांग्रेस की दुखद और द्वेषपूर्ण नीति को बताता है। जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की गलत दवाई पीने से मृत्यु हुई और दोनों देशों की सरकारों ने यह बात कही कि गलत दवाई के कारण उनकी मृत्यु हुई, पर चूंकि दवाई बनाने वाली कंपनी भारतीय थी तो इन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दवाई के कारण मृत्यु हुई, जबकि सरकारों ने कहा गलत दवाई दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत को बदनाम करने का कोई मौका ही कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ती है। क्यों इतनी घृणा है? अरे मोदी जी के प्रति घृणा और अवमानना आपके मन में है तो भारत को बदनाम करने के लिए सीमा तक जाते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसके द्वारा आप किसके आर्थिक हितों का संरक्षण कर रहे हैं? कोविड के बाद के दौर में भारत में फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत टॉप 10 फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में से एक हो गया है। 1.5 से 2 गुना, 1.25 गुना तक हमारा बढ़ा है एक्सपोर्ट। दूसरी तरफ चाइना के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है, 60% के आसपास तक की गिरावट की खबरें हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके द्वारा भारत को बदनाम करना और भारत के आर्थिक हितों पर चोट करना और किसके आर्थिक हितों का संरक्षण कांग्रेस करना चाहती है, यह उसका चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। तो ये मेरी रिपोर्ट थी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज 2 टूक में मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल, किसे और क्यों दर्द दे रही हैं मेड इन इंडिया दवाएं? जी हां, सवाल मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, किसे और क्यों दर्द दे रही हैं मेड इन इंडिया दवाएं? ये मेरा सवाल। और इस चर्चा में मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ेंगे। आइए मैं 5 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। और इसके अलावा मेरे साथ जो है फिलहाल जो है 4 मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर शैलेश जैन मेरे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल के। और मदन मोहन जैड़ा मेरे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ है हिंदुस्तान के, और जो हेल्थ जैसे विषय हैं उसकी ये लगातार बरसों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 4 मेहमान है। जल्दी मेरे साथ एक और डॉक्टर उम्मीद कर रहा हूं जुड़ेंगे, लेकिन आज मेरे साथ जो, क्योंकि इस पूरे मामले के कई तकनीकी पक्ष भी हैं, इसलिए सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं बल्कि तकनीकी बातें भी हम जरा उनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और तथ्य भी, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय आप ही से करता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अजय जी, क्या
कल जल्दबाजी कर दी थी जयराम रमेश जी ने, सीधा मेड इन इंडिया दवाओं को निशाना बनाने के लिए जो उन्होंने कर दिया। क्या जल्दबाजी में आखिर मेड इन इंडिया से, मेड इन इंडिया दवाओं से ऐसा परहेज क्यों, ऐसी उनको लेकर नाराजगी क्यों? देखिए अशोक जी, मेड इन इंडिया के किसी भी दवा से, किसी भी भारत के उत्थान से, भारत की साख से, भारत के विकास से हमें परहेज नहीं बल्कि हमें गर्व है। भारत के रग रग में है, कांग्रेस के रग रग में है, हम सबके रग रग में है। सवाल जो हमारे नेता ने उठाया वो प्राइवेट कंपनी मेड इन या मेरियन बायोटेक के संदर्भ में उठाया। आज के अखबारों को हमने भी दिखा है, प्रिंट मीडिया में सभी अखबारों ने आज उज्बेकिस्तान वाले मुद्दे को प्रमुखता से अपने मुख्य पृष्ठ पर डाला है और उसमें सरकार को भी मजबूरी है, अब जरूरी है, उसको कार्रवाई करनी पड़ी है। जो मेरियन बायोटेक का जो दफ्तर है उसको बंद करना पड़ा। मैं अभी देख रहा हूं उसका साइट, उसके टर्नओवर को सारे टेम्पोरली शट डाउन कर दिया इन लोगों ने। आखिर यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो क्यों शट डाउन हुआ? पहली बात। हमारे नेता ने जो बात उठाई अशोक जी, वो उन्होंने इसलिए बात रखी कि भारत आज वैश्विक स्तर पर दवाओं के संदर्भ में, और ये आज से नहीं वर्षों से ये एक परंपरा के तहत हम प्रमुख निर्यातक के तौर पे उभर करके आए इतने वर्षों में, इसमें बड़े मात्रा में निवेश की संभावना है। और यदि इस दो एक कंपनियों के कारण हमारी बदनामी वैश्विक स्तर पर होगी तो हमारे देश की साख कमजोर होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी के और दो कंपनियों के कारण पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को यदि कोई बदनाम करना चाहता है तो सरकार को उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि सेकी बजा। अजय जी ये उन्होंने स्पष्ट कहा। अजय जी मैं इसी बात पर आ रहा हूं, अजय जी मैं इसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो अगर कोई दवा कंपनी जो है दोषी है, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ काम किया है तो वो दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका तो कोई विरोध ही नहीं करेगा। सवाल ये नहीं है कि उसका कोई पक्ष में खड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि एक दो दवा कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस तरह की गड़बड़ कर रही हैं, फर्ज कीजिए, तो क्या सीधा ये कह दिए कि मेड इन इंडिया पे शेखी बगारना, ये कौन सी भाषा हो सकती है? मेड इन इंडिया पे शेखी, मेड इन इंडिया पर तो मुझे गर्व होगा, मेड इन इंडिया पे मुझे गर्व होगा, किसी को भी होगा, आपको भी गर्व होगा ना मेड इन इंडिया अभी आपने कहा। तो सवाल यह कि दोषी कंपनी को, यह आरोपी कंपनी है, उसके ऊपर आप कहें कि एक्शन लीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन यह कि मेड इन इंडिया पे शेखी मत बगा रही है, ये कौन सी भाषा हुई? जयराम रमेश जी के भाषा को आप जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मीडिया चाहे या भाजपा के लोग चाहे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद बता दीजिए सर, अपना एजेंडा आप खुद उनका ट्वीट। ओके सर, अजय जी एक मिनट, अजय जी सुनिए एक मिनट, आपने कहा ना, आप खुद उनका एक बार ट्वीट पढ़ करके आप उसका मतलब बता दीजिए, मैं आपका और हमारे दर्शक, हमारे सुधी दर्शक भी जान लेंगे, आप एक बार कर दे प्लीज। मतलब स्पष्ट है, वो स्पष्ट मतलब है कि मेड इन इंडिया के नाम पे कुछ कंपनी जो फर्जीगिरी कर रही है उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, बजाय कि सरकार सिर्फ दिखावे करे और अपने छवि को बचाने के चक्कर में भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बदनाम वैश्विक स्तर पर ना हो जाए, और वैश्विक जो हमें निवेश मिलना है विश्व के स्तर पर, जो भारत में आना है, उसमें कमी ना आए। ये कहना क्या गलती है? आज सारे अखबार के प्रमुख पृष्ठों पर ये बात आई है। सर मतलब सभी लोग सर अखबार, अजय जी एक मिनट, कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। अजय जी एक मिनट, आप दूसरी बार कह रहे हैं। अजय जी एक मिनट, अजय जी प्लीज एक मिनट, अजय जी प्लीज सुन लीजिए। मैं आपको देखिए कितना समय दे रहा हूं, मैं आपको कोई समय की कमी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप रिपीट कर रहे थे इसलिए मैं एक बात यहां पर रखना चाहता हूं और मैं कुछ तथ्य भी सामने रखना चाहता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी। और वो तथ्य जो है, जाहिर सी बात है, मैंने इसलिए शुरू में ही पूछा कि जल्दबाजी तो नहीं कर दी है जयराम रमेश ने, और उसके पीछे यह था कि आप कह रहे हैं आज सुबह के अखबार, जाहिर सी बात है आज सुबह के अखबारों में वो खबर है, जयराम रमेश का ट्वीट है, लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट और हुई हैं और वो उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चीजें आई हैं और उन्हीं के संदर्भ में, और उसका एक बैकग्राउंड भी है, गांबिया भी है, मैं उसको भी डिटेल में लोगों को बताऊंगा, उसका भी सच बताऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैंने इसलिए पहला सवाल ये उठाया, मुझे और किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए अगर कोई भारतीय कंपनी इस तरह की गड़बड़ कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन फिर क्या होगा कि मेड इन इंडिया पर शेखी बगारना, ये कहना, ये मुझे लगता है, ये मेरी जितनी भाषा की समझ है, हो सकता है आप कह रहे हैं कि मैंने भाव कम पड़ा, लेकिन मुझ तक भाव ये पहुंचा, हो सकता है कि आप किसी और भाव से देख रहे हो, वो हो सकता है आपके मेरे विचारों में टकराव हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कल रात से लेकर के आज तक कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जल्दबाजी तो नहीं करी। मैं आपको बता देता हूं डेवलपमेंट्स। एक मिनट सर, एक मिनट,
और आपने एक और बात कही, वो भी आपने बिल्कुल सही कही, इससे पहले मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, आपने बिल्कुल सही कही, उस कंपनी का के खिलाफ एक्शन जो है चल रहा है, उसके सैंपल जांच हो रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। ये सब बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सच है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जरा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, जरा उज्बेकिस्तान को लेकर जो उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ताजा जानकारियां आ रही हैं, जरा उसको लेकर हम ग्राफिक दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जरा उज्बेकिस्तान को लेकर के जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, क्योंकि ये अभी जांच शुरू हुई है और ये पूरे मामले जो दवाएं हैं सारी, वो सब की सब सैंपलिंग के लिए भेजी जा रही हैं। और उज्बेकिस्तान को लेकर सच क्या है, उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय उज्बेकिस्तान का कह रहा है इन बच्चों ने इस सिरप का अधिक मात्रा में प्रयोग किया। यह हम नहीं कह रहे, उज्बेकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बच्चों ने जो सिरप लिया, इनमें से ज्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने जो सिरप लिया वो बिना डॉक्टर की सलाह के लिया। इस सिरप को दिन में 1 से 2 बार में ही 2 बार और 100 से 125 मिलीग्राम मात्रा में लिया जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों की मृत्यु हुई है वो बच्चे जो हैं उनको अधिक मात्रा में यह सिरप पिला दी गई, बिना डॉक्टरों की सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के पिला दी गई। और साथ साथ मैं यह भी बता देता हूं आपको कि यह भी है कि इसके साथ एक जानकारी और भी है, वो ये भी है कि उज्बेकिस्तान की तरफ से जो ये उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, उससे यह भी बात निकल कर आती है कि दरअसल इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। तो उज्बेकिस्तान में भी जांच चल रही है, भारत में भी जांच चल रही है, और जो चीजें सामने आई हैं वो मैंने आपको बता दी। उज्बेकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि दरअसल ये जो बच्चे हैं इन्होंने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और इस मामले में उज्बेकिस्तान में 7 जो लोग हैं, 7 स्थानीय लोग, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो है गलत तरीके से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवा पिला दी। एक बात, और मैं ये बता दूं, जब मैं ये जानकारी दे रहा हूं, मैं इस कंपनी को अभी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, कोई भी नहीं देगा क्लीन चिट, जाहिर सी बात है उसका हमें इंतजार करना चाहिए क्लीन चिट का। लेकिन मैं तथ्य सामने रख रहा हूं, और इस कंपनी ने कहा है हम 10 साल से यहां पर काम कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस कंपनी ने यह भी कहा है कि सारे केस जो आए हैं वो एक ही हॉस्पिटल के आए हैं, जो कई तरह के संदेह पैदा करता है। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आरपी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है, कुछ इस तरह की कंपनियां हैं अगर, तो उनको पहचान करके उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पूरी दवा जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बदनाम होती है। आरपी सिंह जी, आप म्यूट पर हैं सर। सॉरी जी, अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के निधन पर हमारी संवेदनाएं हैं, पूरे देश की संवेदनाएं हैं। माता जी का जीवन संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन था, और सबको हमको आगे प्रेरणा देता रहेगा। चलिए इससे बात करें। फिर आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि जरा कृपा कर अपने रिसर्च टीम को बोलें कि 21 दिसंबर 2021 का एक गूगल मार्कर सर्च मारने की हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 3 बच्चों की कफ सिरप पीकर डेथ हो गई थी, और 16 बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। वो क्यों हुई? क्योंकि कफ सिरप जो देना था वो एक उम्र के ऊपर के बच्चों का कफ सिरप छोटी उम्र के बच्चों को पिला दिया। मतलब 5 साल की कम की उम्र के बच्चों का कफ सिरप 5 साल जो होता है वो अलग होता है, 5 साल के बच्चे जो उम्र से ज्यादा बच्चे होते हैं उनका कफ सिरप अलग होता है। तो वो बड़ी उम्र के बच्चों का कफ सिरप छोटी उम्र के बच्चों को बना दिया गया। उसका नुकसान हुआ कि 3 बच्चों की डेथ हो गई, और गलती डॉक्टर की थी, गलती पैरामेडिकल की थी जिन्होंने वो कफ सिरप बच्चों को पिलाया, और 16 बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल हुए। मुझे लगता है कि अब बिना जांच के हम कहीं नहीं वो फार्मा कंपनी की गलती है, वो उसकी गलती है। एक बार जांच हो जाएगी तो फार्मा कंपनी की भी जानकारी आ जाएगी, और डॉक्टर है या पैरामेडिकल है या केमिस्ट है, वो ऐसी जानकारी जो मुझे आ रही है वहां से कि वो केमिस्ट ने ही रिकमेंड कर दी दवाई अपनी तरफ से। वो ये नहीं कि वो कोई हॉस्पिटल में जाकर हुई, वो शायद केमिस्ट ने ही अपनी तरफ से रिकमेंड कर दी दवाई। तो वो जानकारी एक बार पुख्ता हो जाएगी, उसका फिर आप जो करना है आप करिए। परंतु असल में इनका निशाना फार्मा कंपनी नहीं है, इनका निशाना तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनको तो निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को साधने, क्योंकि मेक इन इंडिया
का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की, और उसमें कोशिश है कि हमारा देश हर सेक्टर में और हर क्षेत्र में, और फार्मा में तो हमारा देश बहुत अग्रणीय है। अभी हाल में टॉय के सेक्टर, खिलौनों के सेक्टर में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, खूब अच्छा काम कर रहा है। आर्म्स के सेक्टर में, हथियारों के सेक्टर में, तो इसलिए पूरा देश जो हमारा अलग अलग जो सेक्टर है उसमें आगे बढ़े और अच्छा काम हो। परंतु मुझे वो भी याद आता है, अगर आपको याद हो, जब कोरोना था तो कहा गया था कि यहाँ की वैक्सीन तो बेकार है, इस वैक्सीन से तो इसमें तो कुछ खून मिला दिया गया किसी जानवर का, और उसके कारण से हमको इंजेक्शन लेना नहीं चाहिए। किसी को जैसा सूट करता था वैसे, किसी ने सूर की बात की, किसी ने गाय के बछड़े की बात करी, और जयराम रमेश जी दोस्त है, साथी थे जिन्होंने सब प्रश्न उठाए थे, क्योंकि तब ये फाइजर की बात कर रहे थे, तब फाइजर की लॉबिंग हो रही थी खूब जोरों से। राहुल गांधी बड़ी जोरों से लॉबिंग कर रहे थे कि हम फाइजर को क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे, फाइजर आ जाएगी तो लाभ हो जाएगा। तो ये सिर्फ इतना ही भर नहीं है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर निशाना लगाया, परंतु ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, कुछ लोगों के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट भी सत्य होंगे इसमें, क्योंकि अगर ये कंपनियां यहाँ बदनाम होगी तो उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव जाएगा, और वो जो अल्टरनेटिव जाएगा तो उसका लाभ कहीं ना कहीं कनेक्शन होता होगा। मैं तो क्या फाइजर को लेकर कितनी लॉबिंग हुई थी, और अंतगत हुआ क्या साबित हुआ ये सबको पता है। फाइजर का क्या, फाइजर लगाने वालों को क्या हार है, हमारी जो वैक्सीन है, हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन है, वो हम कितने अच्छे और सेफ हैं सबको जानकारी है। परंतु मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कांग्रेस के दोस्तों से, कृपा कर आप राजनीति करिए, परंतु उस सारी राजनीति में आप कहते हैं कि फार्मा कंपनी के ऊपर एक्शन हो, यहां तक बात ठीक थी, परंतु आपने कहा कि आप जो शेख ही बगाड़ते हैं और मेक इन इंडिया वाला, जब उतनी बात करते हैं तो आप उसमें देश को भी बदनाम करते हैं। आप उसमें देश की भी बदनामी करते हैं। आपके इंटरेस्ट कुछ भी हो, परंतु कृपा कर अपने इंटरेस्ट देश से ऊपर मत लीजिए। ओके। मैं, हाँ अजय जी, 1 मिनट में आता हूं। मैं इससे पहले डिबेट को आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर वाई के गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व HOD हैं फार्माकोलॉजी जो एम्स में। जी हाँ डॉक्टर गुप्ता भी, शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता जुड़ने के लिए। तो मैंने कहा मेरे साथ आज तकनीकी पक्ष पे एक पक्ष भी है जो इस पे बात करेगा, लेकिन मैं एक जानकारी और दर्शकों को, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण इशू है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग एक अच्छी डिबेट करें और जो भी बातें सामने आए, मैं इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ और साझा कर रहा हूं। हाल ही में चीन के अंदर एक फिल्म बनी, और वो फिल्म जो थी, उस फिल्म के ऊपर या बनी या फिल्म वहां पर चली, जिसके बारे में मैंने जानकारी हासिल की, उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि भारत की जो फार्मा कंपनी है वो उसको जो है उसको टारगेट करने के लिए या फिर अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा आपको बता रहा हूं कि चीनी कंपनियां जो हैं वो भारतीय जो कंपनियां हैं अपनी दवाई जो है, चीनी कंपनियां अपनी दवाई भारतीय फार्मा कंपनियों के नाम से बेचती हैं। ये एक चीन की फिल्म में दिखाया गया, और उसके पीछे भाव यह था कि क्योंकि भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो रेपुटेटेड ज्यादा हो गई है चीन से, और इसलिए चीन की जो फार्मा कंपनियां वो बाकायदा भारत की दवा कंपनियां मेड इन इंडिया लिख करके वो अपनी दवाएं बेच रही हैं। तो ये आप समझिए कि ये भी एक भाव है कहीं, और ये कितना सच है इसमें वास्तव में हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन एक फिल्म में दिखाया गया तो कहीं ना कहीं ये सोच कहीं से आई होगी। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, सवाल मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले फिर आपके पास मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, और हम सब जानते हैं फार्मा कंपनियां जो हैं वो किस तरह से उनका एक बहुत बड़ा बजट होता है, पूरी दुनिया में वो कंट्रोल करती हैं बहुत सारी चीजें। और जब ये आरोप लगा रहे हैं तो उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि देखिए कोरोना के समय भी यही हुआ था, और बिल्कुल सबको याद है उस समय कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने और बाकी नेताओं ने, जयराम रमेश जी के भी शायद कुछ ट्वीट थे, भारतीय जो वैक्सीन को लेकर के विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना, उससे ऐसा लगता है कि टारगेट पे जो है भारतीय फार्मा कंपनियां हैं, और वो भारतीय फार्मा कंपनियां शायद इसलिए क्योंकि श्रेय कहीं मोदी जी को ना मिल जाए। देखिए, श्रेय मोदी जी को मिले, श्रेय विपक्ष को मिले, आरपी सिंह साहब को मिले, आपको हमको मिले, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है देश को श्रेय मिलना चाहिए, देश की साख पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। जिस तरह से इस दोनों मुद्दे को लेकर के, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया के मुद्दे को लेकर, और 2 सिर्फ कंपनी के बिहाफ पर वैश्विक स्तर पर WHO ने बार बार अलर्ट जारी किया, जिस तरह से वो जांच में संलिप्तता की बात कही, जिस तरह उज्बेकिस्तान के मुद्दे पूरे भारत के आज प्रमुख पृष्ठों पर है, इससे पहले गाम्बिया पे रहे, इससे फार्मास्यूटिकल कंपनी कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में आती है, उससे छवि उसकी खराब होती है। हम चाहते हैं कि
एक दो कंपनियों को बचाने का हो सकता है, किसी को इसका लाभ हो रहा हो, कोई फायदा उठाने के लिए बचाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन या कोई बड़ा इसमें माफियागिरी चल रहा हो, लेकिन उन दो कंपनी को बचाने के लिए पूरे देश की इंडस्ट्री पर प्रश्न होगा। इससे पहले कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, हमारे नेता ने सख्त कार्रवाई की मांग अभी भी की है। हम पहले भी कहते थे, उस समय जान बचाने की बात थी, दो एक कंपनी को जो आपने सिर्फ एंट्री दी थी, हम उस समय भी चाहते थे कोविड में कि जितनी अच्छी कंपनी वैश्विक स्तर पर हो, बेहतर उपलब्ध विकल्प यदि है तो विकल्प भारत के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये कौन सी बुराई है? इसको आप कैसे कुछ लोग किस संकीर्ण दायरे में लेकर के सोचते हैं, आश्चर्य होता है। संकीर्णता से बाहर उठिए। भारत महत्वपूर्ण है, भारत की साख महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति और किसी कंपनी से बड़ा नहीं, पर अजय जी, भारतीय दवा, अजय जी, भारतीय दवा पर सवाल लगाकर ये कहना कि भाई वो वाली विदेश की दवा अच्छी है, कई लोगों ने, और एक मिनट अजय जी, एक मिनट, मुझे तो ये भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कई पत्रकारों ने, क्योंकि आप बराबर कह रहे हैं कि कई अखबारों ने छापा, मुझे कोई अखबार तो छापते हैं जो खबर होती है, लेकिन कई पत्रकारों ने, कई देश के बुद्धिजीवियों ने बाकायदा चीन की वैक्सीन के लिए लॉबिंग करी सोशल मीडिया पर कि चीन को देखिए, चीन कितनी हद तक जो है बढ़िया काम कर रहा है, चीन ने देखिए किस हद तक जो कितनी स्पीड से काम कर रहा है, और हम चीन को क्यों नहीं फॉलो कर सकते, हम चीन से क्यों नहीं सीख सकते, हम चीन की दवा क्यों नहीं ले सकते। और आज चीन का क्या हश्र हो रहा है और भारत आज किस स्थिति में, ये हम सब देख रहे हैं। आरपी सिंह जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं इसके टेक्निकल भारत में चीन बोलती भी नहीं, आरपी सिंह साहब तो बोलते भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज बिंदु इस पर रखे, कोई बात नहीं, आप जिधर अजय जी उस तरफ मत जाइए, आज मेरा मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ टेक्निकल मेहमान है। मैंने सुनिए, मैंने कांग्रेस की बात नहीं करी, मैंने कहा कुछ पत्रकार बुद्धिजीवी चीन के लिए लॉबिंग कर रहे थे, उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए सर, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण कह रहा हूं। एक मिनट रुकिए, अब आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं टेक्निकल अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, आप चीन को, मैंने चीन को लेकर जो बातें कही वो बड़े टेक्निकल पक्ष में कही, आप राजनीतिक मुद्दा चीन को बना रहे हैं, मेरे लिए आज चीन का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। दो बातें, मैं चीन वाले उत्तर पर भी एक छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मेरा, हालांकि मेरा विषय दूसरा था। एक मिनट भाई प्लीज, विषय की अटल जी की सरकार में जितना यहां से इंपोर्ट होता था उससे 2346 गुना इंपोर्ट इन्होंने बढ़ाया था, और हमने अभी मोदी जी की सरकार में सिर्फ 100 गुना बढ़ा है। ये फर्क है अगर चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। वापस आते हैं इशू पर। इशू है कि याद करिएगा, ये अभी कह रहे हैं कि क्यों नहीं आने दिया, उस कंपनी को क्यों नहीं आने दिया। सर, उस कंपनी ने ये देने से मना कर दिया, लिखकर कि कल कुछ इसके बाद कुछ होगा, और इंजेक्शन लगने के बाद किसी को कोई तकलीफ होगी या कोई घटना होगी या उसके कोई आफ्टर इफेक्ट होंगे, उसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं लेते। अब देश के जीवन की सुरक्षा पहले है या लॉबिस्ट की चिंता पहले हो। फैक्ट ये कि कुछ लोग डटकर, और मैं कांग्रेस के नेता कह रहा हूं, मेरे पास कहेंगे तो सबूत दे दूंगा, कांग्रेस के नेता डटकर उस कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी, जब हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग हैं, वो ये चिंता कर रहे थे कि वो कंपनी लिखकर दे दे कि भाई इसके आफ्टर इफेक्ट होंगे तो उसकी चिंता उनके ऊपर आएगी, उसकी चिंता वो करेंगे या उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। ये है असली कारण। ओके, तो इनको तो कहना कुछ कारण होंगे, मुझे पता नहीं, मेरे पास आज कोई सबूत नहीं है, परंतु क्योंकि पिछड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, उसके कारण से संशय है कि कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट ना हो इसमें सारे के अंदर। और उसमें जी, मतलब मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं कह रहा, कुछ नेताओं के हो सकते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट हो। जी, ओके, मैं इसमें थोड़ा सा, जो मेरे साथ बाकी मेहमान है मैं उनको, डॉक्टर वाई के गुप्ता, आप इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय फार्मा कंपनियां जो हैं, दो चार कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके कारण जो है पूरी फार्मा इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, या कहीं ना कहीं कई लोग तो ये कहते हैं भारतीय फार्मा कंपनी क्योंकि बढ़ रही हैं इसलिए एक पूरी लॉबी लगी है कि कैसे इन दवा कंपनियों को बदनाम करना है, कैसे इन दवा कंपनियों को रोकना है? डॉक्टर गुप्ता, आप म्यूट पर हैं सर। स्क्रीन नहीं, एक मिनट, मैं यही, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट में डॉक्टर गुप्ता के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं जाता हूं सीधा, पहले मदन जेरा आपके पास आता हूं। मदन जेरा, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आप सभी लोगों की बात सुन रहा हूं काफी देर से। यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो यह है कि भारत का जो फार्मा उद्योग है वो काफी समय पहले से
सत्य है, और वो आप इसमें नहीं कहीं किसी को बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है कि उसका पूरा भरोसा है, पूरी दुनिया उस पर भरोसा। 100 से 125 हम दवाइयां सप्लाई करते हैं, दुनिया की 20% आबादी को हम दवाइयां देते हैं और करीब 50% टीके भारत में बन रहे हैं। तो इसलिए दवा की गुणवत्ता को लेकर कहीं कोई भारत के फार्मा उद्योग को लेकर सवाल उठाने की किसी को जरूरत नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि 2 देशों में ये घटनाएं हुई हैं, कफ सिरप से जो मृत्यु की घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हुई। यहां पर एक चीज क्लियर मेरे विचार से होना चाहिए कि कफ सिरप आलू से कई बातें आती है कि इसको तो कितना देना चाहिए, इसको कब देना चाहिए, नहीं मात्रा क्या होनी चाहिए, खोज कैसे, कई बार होती है। कफ सिरप ये बात किसी को हजम होने वाली नहीं है, और आज तक ऐसी घटनाएं रिपोर्ट नहीं है कि कफ सिरप से किसी की मृत्यु हुई। तो इसलिए तो ये अभी कफ सिरप से मृत्यु होने की बात कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हो जाती। मदन जेड़ा जी रुकिएगा, आज तकनीकी खामियां ज्यादा हैं कुछ। मैं देख रहा हूं कि अभी डॉक्टर वाई के गुप्ता और शायद जो है मदन जेड़ा जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, 1 मिनट रुकिएगा सर, 1 मिनट रुकिएगा सर। मैं 1 मिनट एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। तब तक अगर कुछ आप लोगों के साथ कुछ तकनीकी खामियां तो मेरी टीम उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। मैं फिर आता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी
तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं दवा बहाना क्या मोदी निशाना, ये हमारा आज का विषय है। और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की दो दवा कंपनियों को लेकर पहले गाम्बिया में और अब उज्बेकिस्तान में सवाल उठे हैं। जांच जारी है। गाम्बिया में जो हुआ था उसकी जांच जो है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कुछ उज्बेकिस्तान में हुआ अभी उसकी जांच जारी है। लेकिन उससे पहले ही, जबकि जांच शुरू है, उससे पहले ही मेड इन इंडिया दवाओं को लेकर के जो है जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया। इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि दरअसल दवा तो बहाना है, मोदी जी निशाना है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आरपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर शैलेश जैन जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल के, और मेरे साथ मदन मोहन जेड़ा जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के, और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर जो हैं वाई.के. गुप्ता हैं, पूर्व HOD फार्माकोलॉजी एम्स के। डॉक्टर वाई.के. गुप्ता, मैं जल्दी से आपका कमेंट ले लेता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये पूरी विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, तो दो बातों पे मैं गौर करना चाहूंगा, लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो भारत की फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी रेपुटेशन इस समय बहुत अच्छी है। इस समय हम करीब 150 से ज्यादा देशों में अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं। हर 10वीं दवाई हिंदुस्तान के बाहर जो जा रही है वो एक्सपोर्ट हो रही है और लोगों को इन पे भरोसा है। दूसरी चीज, हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, ओवरसाइट हमारी स्ट्रांग है। तीसरी चीज, इन सब के बावजूद भी अगर किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे स्टेट बोर्ड किसी स्टेट में हो, अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन प्रावधान है और वो होने चाहिए। फॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली या ये कहिए कर्तव्यवश हमारी पूरी मिनिस्ट्री इस समय बहुत टफ है, बहुत स्ट्रांग है, और इस माध्यम से हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमको अपनी दवाई पे, हमारे फार्मा इंडस्ट्री पे भरोसा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम ये कहें कफ प्रिपरेशन की वजह से डेथ हुई, तो ये कहना एक प्री मेच्योर स्टेटमेंट होगा जब तक कि इसकी जांच नहीं करी जाती। बड़ी बात है, बड़ी बात जांच जो होती है। डॉक्टर गुप्ता बड़ी बात कह रहे हैं कि कफ सिरप को लेकर के कह देना कि इसके कारण ही मौत हुई है, बड़ा प्री मेच्योर है। जी डॉक्टर गुप्ता। इसके इसलिए क्योंकि इसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कॉजेलिटी असेसमेंट। कॉजेलिटी का मतलब है डेथ हुई लेकिन बच्चों में हुई। दूसरी चीज ये कि कफ मिक्सचर में पॉसिबिलिटी होती है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल की इम्प्योरिटी होने की। अगर इनमें ये इम्प्योरिटी पाई गई है, ये इम्प्योरिटी पाई जाने के बाद उन बच्चों ने लिया है, क्या हुआ उसके बाद में, ये पूरी कॉजेलिटी असेसमेंट एक चेन होता है जिसको बड़ी साइंटिफिक तरीके से इवेल्युएट करते हैं और इसको हम कॉजेलिटी असेसमेंट कहते हैं। ओके। क्योंकि बच्चों की डेथ और भी कारणों से हो सकती है। अगर उनको आपने नहीं देना चाहिए यंग इन्फेंट में
अगर आपने उसको दे दिया तो हमको बच्चों की एज पता होनी चाहिए, आपने क्या डोज दी हमको इसका डोज और ड्यूरेशन पता होना चाहिए, उनको क्या और बीमारी थी, क्या उनको किडनी फेलियर किसी और वजह से हो रहा था इसकी जानकारी होनी चाहिए, और उनको क्या ट्रीटमेंट कंकरेंट मेडिकेशन जो दिया गया उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के जब एग्जामिनेशन किया जाता है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, तो हमको उनके बीच का संबंध जिसे हम कहते हैं कॉजलिटी असेसमेंट, इन सब के होने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम साथ में हैं सबके, कि कहीं पे भी मृत्यु हो बच्चे की, चाहे वो हिंदुस्तान बच्चा हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान का हो, चाहे गाम्बिया को, हमें दुख है, हमें अफसोस है। और हम अगर ये जो जांच चल रही है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जी, अगर उनमें कोई भी कमी पाई जाती है नहीं, वो तो सर इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं जाएगा ना डॉक्टर गुप्ता, इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं है, जांच होनी चाहिए। और इसीलिए जो है इनका प्रोडक्शन रुका हुआ है, इनकी सैंपल जो है कलेक्ट की गई है, चंडीगढ़ भेजी गई है, उसकी जांच हो रही है। हमको नहीं सर, एक मिनट सर, मैं मदन जयराज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कारण की जांच जो है बड़ी जरूरी है। और सीधा सीधा ये कह देना कि दवा दोषी है और कंपनी जो है गड़बड़ है, ये मुझे लगता है प्री मैच्योर होगा। और यही सवाल मैंने शुरू में उठाया था। मदन जयराज जी, जल्दी से आपका मैं और डॉक्टर जो है जैन का भी मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं इसके मूल विषय पर आ जाऊंगा। जी मदन जयराज जी। हाँ, मैं इसी बात को मैं बार बार जोर देना, मीडिया को भी इस बात को देखना चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी देखना चाहिए कि दोनों देशों में जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद कोई अंतिम फैसला चाहिए। जैसे गाम्बिया में जांच हुई, WHO ने कुछ सैंपल लिए, लेकिन जो भी उसमें कुछ सैंपल में जो कंटेनमेंट पाया गया, लेकिन बाकी सैंपल उसके सही थे। वही सैंपल जब भारत के ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी की ऑफिस से उठाए, कंपनी से उठाए, तो यहाँ पर उस सैंपल में एथिलीन ग्लाइकोल नहीं मिला। तो एक जगह उस सैंपल में वही चीज मिलती है, दूसरी जगह नहीं मिलती है, तो ये कर देते। दूसरा ये भी बात आती है कि अगर कोई उसमें जहरीला पदार्थ मिला है या कोई दूसरा कंपोनेंट मिला है, क्या वो दवा के एंड पर है या वो बीच में जब था वहां पर वो उसमें ऐड हुआ है, तो कहां पर ऐड हुआ है, ये भी एक जांच का विषय है। तो मुझे लगता है बात को जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता इसमें, जब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल जाता, इवन यहां तक गाम्बिया की जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है उसने तक ये माना है इस बात को कि जब तक इसके मौतों का कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आ जाता तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सर, इस बात को हमें करना चाहिए, तो एक उसका आउटकम सामने आ जाए, उसके बाद हम डिसाइड करें कि क्या करना है इसमें। बिल्कुल, आपने इंपॉर्टेंट बात की। गाम्बिया की जो पार्लियामेंट है वहां पर भी जो कमेटी है उसने भी कहा कि अभी इस नतीजे पर, मैं उस बारे में गाम्बिया के बारे में भी आऊंगा, मैं उसके बारे में आपको अब तक जो डेवलपमेंट है वो आपको बिंदुवार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जैन, डॉक्टर शैलेश जैन, आपका इस पूरे मसले पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि 80 बच्चे गाम्बिया के अंदर, 18 बच्चे उज्बेकिस्तान के अंदर मर जाते हैं किसी दवाई की वजह से। ये बड़ा लूज स्टेटमेंट है कि दवाई की वजह से बच्चे एक्सपायर हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको जरूर देखना चाहिए कि कंकरेंट डिजीज क्या है, कंकरेंट मेडिसिन क्या चल रही थी, बिकॉज ये कहना कि ओवरडोज ले ली बच्चे ने, वो भी पैरासिटामोल की, उससे बच्चा एक्सपायर हो गया, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पहली बात। दूसरी बात अशोक जी समझिएगा, अगर किसी ने हमारी गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाया है तो हमें ऑनेस्टली और ईमानदारी से उसकी जांच जरूर करनी चाहिए। अगर हमारी दवाई के अंदर सब स्टैंडर्डाइजेशन आता है या मिलावट पाई जाती है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल होता है या प्रोमेथाइजिन के अंदर होता है या पैरासिटामोल के किसी कंटेंट के अंदर आता है, तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता जरूर है। दूसरा, हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की दवाइयां 150 देशों में जाती है, पर गुणवत्ता के ऊपर अशोक जी अभी आज भी अपने ही देश के अंदर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जन औषधि कार्यालय दवाखाना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आज आपको या मुझे दवाई लेनी भी होती है, मैं तो क्लिनिशियन हूं, आई एम हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, अगर मैं पेशेंट को चला के भी बोलूंगा कि आप जन औषधि से दवाई लीजिए, तो उसका काउंटर सवाल होता है, क्या वहां की दवाई स्टैंडर्डाइज होगी, क्या उसके अंदर उतनी ऑप्टिमाइज मात्रा के अंदर कंटेंट होगा या नहीं होगा सर। तो डेफिनेटली गुणवत्ता का जहां तक सवाल आता है तो हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हमारी जो दवाई है गुणवत्ता के सारे पैमानों पर खरी उतरती है, पहली बात। दूसरी बात अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि हम हर चीज में सफिशिएंट है, हर चीज में सेल्फ रिलायंट है, तो कुछ हद तक मैं इससे फेवर नहीं करता। आज सब कह रहे हैं कि कोविड के अंदर हमारा वैक्सीन का बहुत मेजर रोल रहा, चाइना बहुत पिछड़ गया कोविड के अंदर। अगर आज हम बचे हुए कोविड से तो आज वैक्सीन का तो मेजर रोल है ही,
उससे ज्यादा मेजर रोल हमारे यहाँ पर नेचुरल इम्यूनिटी का है, जो हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश के अंदर हमारे और आपको इन्फेक्शन होने की वजह से हुई है। उसका एक कारण मेन है कि हम कोविड से बचे हुए हैं। दूसरा, पहली बात, अगर हम मेडिसिन के मामले में बात करते हैं तो वी आर डेफिनेटली सेल्फ रिलायंट। बट अगर आप, डॉक्टर साहब तो एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर है, मैंने एम्स से पास आउट हुआ हूं। अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल की आईसीयू या ओटी के अंदर चले जाएंगे तो आप वहां पर आपको एक ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट नजर नहीं आता अशोक जी, जो आपके अपने देश का बना हुआ हो। अभी हाल ही के अंदर हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था, एम्स को एक एमआरआई मशीन परचेज करनी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन था कि आपको कोई भी मशीन लेनी है तो मशीन मेक इन इंडिया ही होनी चाहिए। और आप देखिए कि आपके पास, आपके देश के अंदर एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो मेक इन इंडिया के नाम पे कोई एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन या कोई कैथ लैब जैसी मशीन बनाती हो। मैं थोड़ा सा डिसफेवर करूंगा, बट डेफिनेटली 80 और 16 बच्चों की मौत होना चिंता की विषय है, चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी रंग के हो। सर मौत किसी की भी हो, चाहे 80, 100, एक की भी मौत मैं मानता हूं बहुत दुखदाई है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या इसके बहाने जो है मेड इन इंडिया को टारगेट किया जा रहा है क्या? मैं बड़ा सवाल यही उठा रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार फिर जयराम रमेश जी के ट्वीट पर आऊंगा, अजय जी के सामने कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले गांबिया का भी मैं विषय जरूर रखूंगा, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन अभी मदन जयरा जी ने दी कि किस तरह से वहां की पार्लियामेंट कमेटी ने भी माना कि भाई भारतीय दवा को इस तरह से जो हम कह रहे हैं वो अभी बहुत जल्दबाजी है और नहीं, और कई जांच हो चुकी है उसके बारे में, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको गांबिया का बताऊंगा कि क्यों गांबिया में जो कुछ हुआ उसको आज जानना जरूरी है उज्बेकिस्तान के संदर्भ में, इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, देर ना कीजिए,
ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दवा बहाना क्या मोदी निशाना और भारतीय दवाओं से आखिर किसे दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि दो घटनाएं हुई गाम्बिया में और साथ साथ उज्बेकिस्तान में, उसके संदर्भ में। और मैं फिर आ रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको जयराम रमेश जी का ट्वीट जो है वो पढ़ करके सुना दूं, सिर्फ पहली लाइन और उसके बाद की उनकी पहली लाइन जो है वो कहती है, मेड इन इंडिया कफ सिरप सीम्स टू बी डेडली, फुल स्टॉप। यानी इसका भाव ये हुआ कि मेड इन इंडिया जो कफ सिरप है वो डेडली, वो मारक लगती हैं, वो जानलेवा मालूम होती हैं, फुल स्टॉप। ये उनका स्टेटमेंट है। अब आप समझिए कि इसमें एक दो कंपनी का निशाना नहीं, सीधा सीधा मेड इन इंडिया कफ सिरप को एक तरह से टारगेट। मैं आगे भी जल्दी से पढ़ देता हूं और फिर गाम्बिया पे आऊंगा, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने उज्बेकिस्तान के साथ साथ गाम्बिया का भी जिक्र किया है। फर्स्ट इट वाज द डेथ ऑफ 70 किड्स इन गाम्बिया एंड नाउ इट इज दैट ऑफ 18 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान। मोदी सरकार मस्ट स्टॉप बूस्टिंग अबाउट इंडिया बीइंग ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गाम्बिया का भी जिक्र किया। मैं आप जल्दी से बता देता हूं गाम्बिया को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि गाम्बिया में भी यही हुआ, क्योंकि आज जो हम उज्बेकिस्तान देख रहे हैं गाम्बिया में भी यही हुआ, लेकिन आज गाम्बिया को अपडेट किया, जरा देख लीजिए, जल्दी से बता देता हूं, समय कम है, जल्दी से मेरे प्रोड्यूसर जरा वो चला दें कि गाम्बिया में क्या हुआ, वो जरा जानना जरूरी है। गाम्बिया का सच सामने। अक्टूबर में गाम्बिया में कफ सिरप को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, भारतीय कफ सिरप को लेकर, जैसे अभी उज्बेकिस्तान में हुआ है। यह गाम्बिया में अक्टूबर में हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हमारे सामने आया यह भी समझिए। गाम्बिया में करीब 60 बच्चों की उस वक्त मौत हुई थी, बाद में इसको 70 बताया गया और कहीं इसकी संख्या ज्यादा भी आ रही है, लेकिन करीब करीब 60 बच्चों की शुरू में मौत की खबर आई। और इस मौत को लेकर के आरोप लगे, हरियाणा की एक दवा कंपनी पर आरोप लगे और कहा गया कि हरियाणा की एक दवा कंपनी जो सिरप बनाती है उसके कारण जो है ये तमाम मौतें हुई है, ये आरोप लगा था। और इसको लेकर मीडिया में खबरें भी चली और इसी का जिक्र कर रहे थे जयराम रमेश। WHO ने इन रहस्यमय मृत्यु को लेकर भारत में निर्मित जो कफ सिरप थी उस पर आशंका जताई, इसमें कोई दो राय नहीं। WHO ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भाई भारत की दवा इसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यह भी है कि गाम्बिया की तरह अक्टूबर में इंडोनेशिया में एक्यूट किडनी इंजरी से 150 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन इस पर को जो है WHO ने उस तरह की तत्परता नहीं दिखाई। इसके मायने मैं नहीं जानता, लेकिन अब तक किसी भी जांच में यह साबित नहीं हुआ है कि भारत की सिरप गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण है। अब तक किसी जांच में यह साबित नहीं हुआ है। गाम्बिया की दवा नियामक एजेंसी मेडिसिन कंट्रोल अथॉरिटी ने माना कि भारतीय सिरप कारण है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह गाम्बिया की दवा नियामक एजेंसी कह रही है। गाम्बिया की दवा नियामक एजेंसी मेडिसिन कंट्रोल अथॉरिटी के अधिकारी टीजान जिल्लो ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये। अब इसके बारे में समझिए। टीजान जिल्लो ने कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि मरने वाले बच्चों में काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी भी दवा का सेवन किया ही नहीं। यह इंपॉर्टेंट बात समझिए। टीजान जिल्लो ने यह भी कहा कि मरने वाले बच्चों में से 95% बच्चे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से थे। इसके क्या मायने हैं यह समझिए, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि गाम्बिया में पिछले 15-20 वर्षों से भीषण बाढ़ आ रही है और लगातार कई इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में होते हैं और उसके कारण, बाढ़ के कारण कई सारी चीजें जो हैं वो होती हैं। तो मरने वाले बच्चों के जांच सैंपल में कुछ बैक्टीरिया पाए गए जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से जुड़े हुए थे।
ये इंपॉर्टेंट बात वहां का गांबिया का जो मेडिसिन कंट्रोल बोर्ड है वो कह रहा है। गांबिया के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बैक्टीरिया इन मौतों के पीछे एक बड़ा कारण है। तो एक तरह से ये जो पूरा एजेंडा चला गांबिया प्रकरण में यह भी खुलासा हुआ कि दरअसल बच्चों को इलाज मिला ही नहीं था। कई बच्चों को इलाज ही नहीं मिला था, कई ने दवाई ही नहीं ली थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी मौत हो गई थी। फिर भी जो है इस तरह की बातें। और यह भी आपको बता दूं, शीतकालीन सत्र में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि कंपनी के सैंपल जांच में सही पाए गए हैं। यह कहा जांच रिपोर्ट में भारतीय दवा कंपनी के नमूनों में कोई कमी नहीं पाई गई और दवाइयां गुणवत्ता परक पाई गई। ये बड़ी बात है। तो गांबिया को लेकर यह सच है। अजय जी जल्दी से 30 सेकंड में आपका बयान और 30 सेकंड में फिर मैं जी। देखिए, जो गांबिया के संदर्भ में जो बातें दिख रही है, अभी हमारे पीएस सोमानी जी हैं, ड्रग्स कंट्रोलर हैं डीसीजीआई के, उनका मानना है कि अभी भी विशेषज्ञों के एक पैनल को यह सारी रिपोर्ट भेजी गई है और उस पर हमें भी बात वेट करके उसकी अंतिम रिपोर्ट देखनी चाहिए जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है। मैं नहीं कर रहा सर, मैं तो पहले ही कह रहा हूं सर, अंतिम रिपोर्ट एग्जैक्टली सर। अजय जी सुनिए, मैं एग्जैक्टली अजय जी अच्छा जल्दी से 10 सेकंड कर लीजिए क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। WHO कहता है कि उसमें वो दोनों पदार्थ मिले जो हमें डॉक्टर साहब। अरे सर, WHO की बात की, एक मिनट सर, मेरे पास समय नहीं है। अजय जी की आवाज नीचे कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। मैं 30 सेकंड सिर्फ दूंगा आरपीसी को। नहीं प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास WHO ने जो कहा, एक मिनट सर, अजय जी प्लीज, अजय जी मेरे पास समय नहीं है। अजय जी की आवाज प्लीज नीचे कीजिए क्योंकि मैं कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं और वो तथ्य हैं WHO के जो जिक्र कर रहे हैं अजय जी आप। उसके बाद गांबिया के जो मेडिसिन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा, वहां के जो मेडिसिन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय दवा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा मरने वाले बच्चों में कई ऐसे हैं जिनको भारतीय दवा नहीं दी गई। इसलिए मैंने आपको यहां रुकने के लिए कहा क्योंकि पिछली बातों में जाना। और जो आप कह रहे हैं ना जांच चल रही है, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि जांच का इंतजार करना चाहिए था। बिना जांच का इंतजार किए पूरी भारतीय मेडिसिन कफ सिरप इंडस्ट्री पे सवाल उठा देना यह जल्दबाजी है। इससे विपक्ष को बचना चाहिए था और यही कहीं ना कहीं शंकाएं खड़ी होती हैं। आरपी सिंह जी 30 सेकंड में आपका बयान जल्दी से। मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी, पर अफसोस है कि ये सारा का सारा जो मामला है राजनीति से प्रेरित है। ये जो जयराम रमेश का जो पूरा बयान है वो कोई फार्मा कंपनी या गांबिया में जो बच्चे हैं उनकी चिंता लेकर है या भारत की चिंता लेकर नहीं है। उनको तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं, उनके मेक इंडिया के प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं, ये बड़ी बात है। और ये अफसोसजनक है कि इसमें राजनीति कर। ओके सर, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जल्दबाजी इस तरह की खतरनाक है। मेड इन इंडिया दवाइयों को लेकर, मेड इन इंडिया सिरप को लेकर इस तरह का सवाल इतनी जल्दी उठा देना जबकि जांच चल रही हो, वो सवाल खड़े करते हैं। और इसीलिए मैंने तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे। और मेरे पास, मैं चलते चलते ये भी बता दूं, मेरे पास एक ये रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट है, इसका तो मैं जिक्र नहीं कर पाया, समय की कमी थी। यह रिपोर्ट कहती है गांबिया ने नकारी बच्चों की मृत्यु में भारतीय सिरप की भूमिका। गांबिया ने नकारी। और यह रिपोर्ट बाकायदा गांबिया के जो भारत में राजदूत हैं उनसे बातचीत करके तैयार की गई है। तो आप समझ लीजिए कि गांबिया के राजदूत क्या कह रहे हैं और भारत में विपक्ष क्या कह रहा है। सच आपके सामने, तथ्य आपके सामने, निष्कर्ष आप निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में कल आपसे, सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।